हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पीसीएम लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एंड ये आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आएगा और 5 नंबर आपको देकर जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से समझने वाले हैं। ये टॉपिक आपको बिल्कुल हलवा हो जाएगा और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लेते हो तो ओके। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा, आपको ये टॉपिक मैं बिल्कुल क्लियर करके देने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर आज के इस टॉपिक को जान लेते हैं। आज का इस टॉपिक है क्या? तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है और ये एक डेरिवेशन है और डेरिवेशन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये डेरिवेशन मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन होता है, तो इसलिए आपको इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और आसानी से समझना है। ओके, तो आप समझने की कोशिश करिएगा, काफ़ी आसान डेरिवेशन है एंड मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आसानी से समझाने की। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हम निकालने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर अक्षीय और निरक्षीय आपको समझना होगा। आज की इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में जो है किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देन आने वाली वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेंगे। तो दोस्तों, ये दो डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्षीय और निरक्षीय। और दोस्तों, मैं आपको बता दें, अक्षीय स्थिति के लिए अनुदैर्ध्य स्थिति भी आ सकता है एग्जाम में, तो अनुदैर्ध्य स्थिति या फिर अक्षीय स्थिति बात एक ही होती है। और वहीं पर बात करें अनुप्रस्थ स्थिति की, तो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बता ही दूंगा। ओके, तो आप समझ गए, इस स्थिति को अनुदैर्ध्य स्थिति करके भी दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो अक्षीय स्थिति पर ही निकालने को बोल रहा है, क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस डायग्राम को समझ लेते हैं, क्योंकि डायग्राम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डायग्राम पर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो आपकी थ्योरी होती है उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है डायरेक्टली आपके डायग्राम को देखकर ही मार्क्स दे देता है। देन कैलकुलेशन आपकी अच्छी होती है तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स मिल जाते हैं। बट अगर आप थ्योरी पर ध्यान देंगे, डायग्राम बनाएंगे ही नहीं या फिर डायग्राम बिल्कुल सटीक नहीं बनाएंगे, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। इस बात का आपको याद रखना है। ओके, तो आपको करना क्या है, डायग्राम को अच्छे से समझना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक द्विध्रुव बना लिया है ए बी। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके जो है ए बिंदु पर -q आवेश रखा हुआ है एंड बी बिंदु पर +q आवेश रखा हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्र में है क्या क्या। ओके, तो हमारे पास ए बी एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जो कि ए बिंदु पर -q आवेश रखा हुआ है एंड बी बिंदु पर हमारा +q आवेश रखा हुआ है। अब बात करें इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की, तो बीच की दूरी हमारी 2l है। अब 2l क्यों लेते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, इस वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, 2l लेने का सिंपल सा रीज़न यही होता है कि हम अपने डेरिवेशन को ईजी करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप l या 4l भी ले सकते हो, वो आपके डेरिवेशन को लेंदी कर देगा। इसलिए हम जो है 2l ले लेते हैं, क्योंकि 2l लेने का सिंपल रीज़न ये होता है कि हम मध्य बिंदु O मानते हैं ना, तो O से यहाँ पर आप देखिए यानी कि ए बी जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव था उसकी टोटल लंबाई हमारी 2l थी। अब वहीं पर हम बीच बिंदु की बात करें तो यानी कि अब ये हमारी l और l हो जाएगी, है ना, क्योंकि मध्य बिंदु है इसका, तो यहाँ पर भी l बचेगी, यहाँ पर भी l, दोनों को मिलाएंगे तो 2l हो जाएगी। तो इसलिए करते हैं 2l, ताकि जो है मध्य बिंदु से ए की और बी की l दूरी आ जाए। आप समझ गए होंगे। तो अब मध्य बिंदु क्यों लेते हैं? क्योंकि मध्य बिंदु से r दूरी पर हम एक बिंदु P अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। ओके, O बिंदु से r दूरी पर, r दूरी आप देख सकते हैं, r दूरी पर क्या बिंदु है? P बिंदु है, और इस पर ही हमें क्या निकालनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, यानी कि कैलकुलेशन करनी है। ओके, हमें यहाँ पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ज्ञात करनी है। आप समझ गए होंगे, चित्र काफ़ी आसान है। देन जो आपका निरक्षीय स्थिति होता है उसका फिगर काफ़ी हार्ड होता है, वो भी मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। अगर आप ये समझ गए तो वो ईजिली समझ पाएंगे। ओके, तो आप ये समझ गए होंगे चित्र के बारे में। अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं थ्योरी। तो थ्योरी में आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, जो भी आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है सिंपली वही लिख देना है। मैंने क्या बोला, हमारे पास जो है ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और ए बिंदु पर -q आवेश और बी बिंदु पर +q आवेश है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है और द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इतना आपको लिखना है। और आप ये भी लिख सकते हो कि इसका माध्यम का परावैद्युतांक K है, वो एक्स्ट्रा लाइन है, आप लिख सकते हो। ओके,
तो यहाँ पर के हमने मान ही लिया। पर मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, तो थ्योरी में वही लिखा है मैंने जो यहाँ पर बोला था। माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके माध्यम का परावैद्युतांक k है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2l है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सिंपली वही लिखा है जो आपके डेरिवेशन, जो आपके डायग्राम में है, सिंपल आपको वही लिख देना है। ओके, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अब वैद्युत द्विध्रुव आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, आपका जो डायग्राम है उसमें 2 आवेश हैं, -q और +q। तो अब हम करेंगे क्या, एक एक करके दोनों आवेशों के कारण जो है यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यानी कि पहले -q या फिर पहले +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देन इसके बाद हम -q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ पर, बिंदु P पर। ये आपको याद रखना है। तो यहीं पर मैंने इसलिए यही लिखा है, देखिए। अब वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, जो कि Bp होगी। Bp क्यों होगी, क्योंकि हम +q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए +q कहाँ पर है, B पर है। तो B पर है तो यानी Bp हो जाएगा ना। तो इसलिए Bp दिशा में हम जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। कहाँ पर, बिंदु P पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल मैंने वही लिखा है, Bp दिशा में। ओके, तो अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो E बराबर 1/4πε0 के इंटू में Q/r² होती है। तो ये आप जानते ही हैं। तो हमने करना क्या है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, E1 आ जाएगा। 1 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 आवेश है हमारे पास, देन दोनों पर अलग अलग जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी बिंदु P पर, इसलिए हमने यहाँ पर E1 माना है। और जो -q के कारण निकालेंगे उसे हम E2 मान लेंगे। तो यहाँ पर E1 निकाला है, तो E1 = 1/4πε0 के इंटू में Q/r²। होता है ना, तो यहाँ पर r की जगह पर क्या लिखेंगे, r-l। अब r-l क्यों लिखेंगे, यहाँ पर आपको यही तो समझना है। यही चीज़ काफ़ी स्टूडेंट की समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब हम B के कारण निकालना है P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर B से P तक की दूरी क्या होगी, मैं आपसे पूछूं तो B से P तक की दूरी क्या होगी, जबकि आपके पास O से P तक की दूरी जो है r है, स्मॉल r है, एंड O से B तक की दूरी l है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि B से P तक की दूरी क्या होगी, तो ज़्यादा में से कम वाला घटाया जाता है, तो r-l हो जाएगी। r-l करेंगे तो आपकी ये वाली जो है दूरी निकल आएगी। तो इसीलिए हमने r-l करा है। ये बात आपको समझना ही पड़ेगा। एक बार दोबारा बताता हूँ, देखिए। O से B बिंदु तक की दूरी l है और O से P बिंदु तक की हमारी जो दूरी है वो r है। तो अब ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे तो r-l करेंगे तो हमारी ये वाली दूरी आ जाएगी। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो वही मैंने यहाँ पर सिंपल से लिखा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर r² होता है, तो r की जगह पर हम दूरी लिखेंगे जो कि Bp की दूरी होगी। तो Bp की दूरी क्या है, मैंने आपको बताया r-l आएगा और उसका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि r का स्क्वायर होता है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इतना आपको समझ में आया। इक्वेशन 1 हमने प्राप्त कर ली है, एंड इसी प्रकार से हमें इक्वेशन 2 प्राप्त करनी है। तो इक्वेशन 2 प्राप्त कैसे करेंगे, तो देखिए इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के आवेश -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने वहाँ पर +q के कारण निकाली है, देन यहाँ पर हम -q के कारण निकाल रहे हैं। प्रोसेस सेम होगा, बट यहाँ पर PA दिशा आ जाएगी। अब PA दिशा क्यों आएगी, वही आपको समझना है। देखिए PA क्यों आया, क्योंकि हम -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। +q के कारण निकाल रहे थे तो वहाँ पर BP आई थी। देन यहाँ पर हम जो है -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर PA आएगी। PA या फिर AP आप समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने करना क्या है, E2 कर देना है। क्योंकि E1 हमारा पहले निकल चुका है। E2 की बात करते हैं तो E2 बराबर 1/4πε0 के लगाना ज़रूरी है, क्योंकि हमने वहाँ पर माना है कि इस माध्यम का परावैद्युतांक K है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इनटू में आपको माइनस का Q/r²। अब देखिए r तो आता ही है नीचे, तो r की जगह पर r+l होगा। अब यहाँ पर माइनस क्यों आया, सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो माइनस आने का सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि हम माइनस के कारण निकाल रहे हैं। प्लस के कारण भी निकाली थी, तो हम लगाओ या न लगाओ वो आप समझते ही हैं। एंड यहाँ पर माइनस से लगाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम माइनस के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस लगाया है। ओके, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर माइनस क्यों आया है। तो क्योंकि -q के कारण निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस आया है, वहाँ पर प्लस इसलिए आया क्योंकि प्लस के कारण निकाल रहे थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, एंड यहाँ पर r² होता है, तो r की जगह पर r+l आया। क्यों आया वही तो आपको यहाँ पर समझाना है। तो देखिए r+l करेंगे। r+l क्यों करेंगे, यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो आपका बिंदु P है वो O
ओ बिंदु से पी बिंदु तक की दूरी स्मॉल आर है। ओके, एंड ओ से ए तक की दूरी हमारी क्या है, एल। तो अब यहाँ पर आप घटाएंगे नहीं, यहाँ पर जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पूरी दूरी चाहिए, माइनस क्यू से लेकर पी तक की, माइनस क्यू से लेकर पी तक की पूरी दूरी चाहिए। तो आप जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो है आर में से एल को माइनस इसलिए किया था क्योंकि हमें बी पी की दूरी चाहिए थी, जो कि प्लस क्यू के कारण पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे। देन यहाँ पर हम माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमें पूरी दूरी चाहिए होगी। तो यहाँ पर देखिए ए से ओ तक की दूरी एल है, ओ से पी तक की दूरी आर है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। ओके, आर प्लस एल करेंगे तो ये पूरी दूरी आ जाएगी, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में माइनस क्यू आया, मैंने आपको बता दिया, माइनस क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर का स्क्वायर होता है और आर हमारा है आर प्लस एल। ओके, आप समझ गए होंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इक्वेशन 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को आपको सिंपली जोड़ देना है। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़कर परिणामी तीव्रता हमें निकालनी है। तो करते हैं आगे का कैलकुलेशन। अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है एंड यहाँ पर आपको फोकस से वीडियो को देखना होगा, अदरवाइज आपको ये डेरिवेशन हार्ड लगने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए E1 और E2 को हम जोड़ेंगे, देन E निकल आएगा, है ना। E बराबर E1 प्लस E2 कर देंगे ताकि हम E को प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमें E चाहिए ना कि E1 और E2। ओके, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हमारी परिणामी तीव्रता आ जाएगी, जो कि टोटल हमारी परिणामी तीव्रता यानी कि टोटल तीव्रता कितनी होगी, टोटल इंटेंसिटी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। तो E बराबर E1 प्लस E2 करेंगे। अब आपने E1 और E2 का मान निकाल ही लिया है, तो आपको करना क्या है, E बराबर E1 और E2 के मान लिख देना है एंड बीच में आपको प्लस लगा देना है। सिंपली आपको जोड़ना है दोनों समीकरणों को, तो वही हम कर रहे हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। देन फ्रेंड्स हम यहाँ पर E2 का मान लिख देंगे, जो भी हमारा E2 का मान था। तो आप जानते हैं E2 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में माइनस Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, यही तो था ना। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ पर आप ब्रैकेट भी लगा सकते हो समझदारी के लिए, अदरवाइज आप इतना समझदार हो ही। ओके, तो यहाँ पर E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे हम, कॉमन क्या क्या आ रहा है, जो भी कॉमन आ रहा है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन निकाल लिया। इनटू में Q, यहाँ पर देखिए Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, तो ये भी कॉमन आ रहा है, इसे भी हमने निकाल लिया। ब्रैकेट में बचेगा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर Q हमने कॉमन ले लिया तो 1 तो बचेगा ही ना, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, प्लस माइनस माइनस। ओके, तो माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हमने Q कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। आप समझ गए होंगे, ये ब्रैकेट लगा दिया, यानी हमने कॉमन ही लिया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है। ओके, इसकी गुणा यहाँ पर करोगे तो सिंपली आपकी यही इक्वेशन आ जाएगी, तो यानी हमने कॉमन लिया है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में Q, ये हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये आपका बचा है कॉमन लेने पर। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर हम ये एज इट इज़ रखेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में Q, एंड यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप इस चीज़ को यहाँ पर लाएंगे एंड इस चीज़ को यहाँ पर लाएंगे। आपने घटाना तो आता ही है ना, भिन्नों को घटाना तो आता ही है ना, तो भिन्नों को जैसे घटाते हैं वैसे आपको घटा देना है। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ की याद रखना है, यहाँ पर देखिए r माइनस एल का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनना है। एंड यहाँ पर आप देखिए r प्लस एल का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला बनना है। तो ये आपको फॉर्मूलेज पता ही होंगे, 5th 6th क्लास के आपके फॉर्मूलेज हैं एंड आपको जानते ही हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर आएगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इतना हो गया। देन माइनस है ही तो माइनस लगा दिया। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, बट यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमने डायरेक्ट किया है, यहाँ पर ब्रैकेट आपको खोलते तो आपका यही इक्वेशन आएगी। अदरवाइज आप समझ सकते हो, अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाहर माइनस है, बाहर माइनस होता है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट्स में, है ना, तो ये बात आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर हमने वही किया है, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या क्या कट रहा है, क्या क्या नहीं कट रहा है ना। तो यहाँ पर देखिए r स्क्वायर प्लस का है, r स्क्वायर माइनस का है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ पर l स्क्वायर प्लस का है, l स्क्वायर माइनस का है, तो ये l स्क्वायर से l स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देखिए प्लस का 2rl है, प्लस का 2rl है, तो प्लस 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 होगा तो इसलिए ये जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो 2rl 4rl हो जाएगा ना, तो वही आगे किया है हमने। देखिए बाकी का जो है वो सेम ही रहेगा। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू में Q, इनटू में आप देखिए
2RL इज इक्वल टू 4RL। तो यहाँ पर 4RL हो गया, अपॉन में हमारा जो चल रहा था वही है R माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो एज इट इज़ रहा। एंड इसके आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए यहाँ पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में ये जो Q है यहाँ पर ले गए हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 4RL है तो हम इसे 2RL इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो 2RL इंटू 2, यहाँ पर देखिए 2QL। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट करके लिखा गया है, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए 2R यानी कि इसमें से हमने 2 निकाल लिए, 2 और 2 4 होते हैं ना, तो यहाँ पर हमने 2 निकाल लिए तो 2R हो जाएगा एंड यहाँ पर Q 2L बचेगा तो 2QL। ओके, अब यहाँ पर आप देखिए 2R एंड 2QL, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे का कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। तो आगे हमने कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पर P आ जाएगा। अब क्यों आएगा वो आपको समझ आना है। यहाँ पर देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 2R एज इट इज़ रहा इंटू में 2QL। 2QL क्या होता है, तो आप कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ना, तो जिसे हम P से डिनोट करते हैं, तो P आ जाएगा। P क्यों आएगा, क्योंकि P इज इक्वल टू 2QL। ओके, 2QL बराबर P होता है, तो यहाँ पर हमने P लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखिए R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देना है। देन यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी होगी, जो कि लाइन इंपॉर्टेंट है, यही आपको लिखना होता है। देखिए यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी कि L इज़ लेस देन R, तो आपको करना क्या है, L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तब वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर निकालनी है, तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप देखिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 2R इंटू में P आ जाएगा, अपॉन में R की पावर 4 हो जाएगा। अब क्यों होगा, यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना है, तो यानी कि L स्क्वायर को हटा देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका मान बहुत छोटा है, इसलिए इसे नगण्य मान लेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे। ओके, तो L को हटाएंगे तो यहाँ पर R स्क्वायर की गुणा 2 से होगी, तो यानी कि आप समझते हैं घात की घात होती है तो उसे गुणा कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि R की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए एक R से एक R कटेगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा ना, इसकी घात 3 बचेगी, क्योंकि एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर R की घात 3 बचने वाली है। तो यही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलाम, यही जो है आपका इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही आपका फॉर्मूला होता है एंड हमने इसे डिराइव कर लिया है। एंड आई होप आपको कहीं पर भी डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको आज की ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में हम हर एक डेरिवेशन को कवर करने वाले हैं और विद लॉजिक कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको ऊपर से मैंने पढ़ा दिया, मैंने आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ पढ़ाया है। एंड कहीं पर आपको डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूंगा। अदरवाइज आप वीडियो को दोबारा देखेंगे तो आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा 100%। ओके, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।